नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वापस हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो सीरीज देख रहे थे वो देख रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये आर्थिक सुधार का जो टॉपिक है इसको हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 2 अपन लोग देखेंगे। कल का थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे। जिन जिन ने मान लीजिए क्लास नहीं ली हो या नहीं देख पाए हो तो उनके लिए थोड़ा सा अपन ये देखेंगे, और बाकी आप लोग भी देखिएगा कि हम कल क्या हम लोगों ने देखा, क्या समझा। तो आर्थिक सुधारों से संबंधित जो चीजें थी हम लोगों ने कल बात की थी कि किस तरह हम लोगों का जो देश है आजाद हुआ, किस तरह, ये तो सभी को पता है किस तरह हुआ, लेकिन इसके बाद की कहानी क्या हुई। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या हुई। हमें आर्थिक रूप में हमें आर्थिक रूप से क्या नुकसान हुए, आर्थिक रूप से क्या नुकसान थे, क्या कमियां थी, और इसे पूरा करने के लिए हमने क्या सुधार किए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफॉर्म्स। और यही हमारा टॉपिक है जो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने इसमें सुधार किए, किस तरह से किए, क्या हालत थी। तो हमने कल देख लिया था कि 3% हमारी जीडीपी थी एट द टाइम ऑफ 1947, 1947 के समय। जीडीपी का जो दर थी हम लोगों की 1947 के समय 3%। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सुधारना था। तो 47 जब वक्त निकला और 50 आया तो हम लोगों ने क्या किया। 1950 में 1950 में हम लोग एक प्लानिंग कमीशन लेके आए, यानी सरकार ने एक योजना आयोग की स्थापना कर दी 1950 में। किसकी? योजना आयोग की। एक फास्ट रिवीजन अपन लोग देख रहे हैं। ठीक है, योजना आयोग। ठीक, योजना आयोग की स्थापना 1950 में। ठीक है, अब योजना आयोग की स्थापना कर दी। योजना आयोग का मुख्य काम क्या था, कल हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान की जो बात करता है वो योजना आयोग ने शुरू की। और इसमें यह तय किया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोग किस क्षेत्र में काम करेंगे, उसके बाद हम लोग किस क्षेत्र में काम करेंगे, अगली पंचवर्षीय योजना में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना एक बेसिक हम लोगों ने कल देखा था। उसके बाद में पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना जो थी, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि पहले कृषि पर आधारित। ठीक है, कृषि पर क्यों आधारित थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब 1947 में जब आजाद हुए तो यहाँ पे हमने देखा कि भारत की जो स्थिति थी कृषि की बड़ी ही बहुत ज्यादा, एक यूं मान सकते हैं कि कमजोर थी। ठीक है, तकनीकी रूप से भी, और यहाँ पे बारिश के हिसाब की ही फसलों पे ज्यादातर हमारा जोर रहा है। ठीक है, तो उस सारे संदर्भ को देखते हुए ये लगा कि भाई पहले कृषि को हमें ठीक करना है, क्योंकि उस वक्त शिक्षा शिक्षा का स्तर कम था। अधिकतर लोग भारत में, ज्यादातर जो हमारी जनसंख्या किस पर निर्भर थी, कृषि आधारित थी। ठीक है, कृषि के ऊपर ही हमारा रेवेन्यू, कृषि में ही ज्यादा जो हमारी जनसंख्या थी काम कर रही थी। अब इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि सरकार ने जो खर्चा करना शुरू किया उस समय, जो यहाँ पे खर्चे हुए वो ज्यादातर किस में हुए, डैम बनाने में। ठीक है, या सिंचाई परियोजनाओं में। ठीक है, क्योंकि कृषि प्रधानता को देखते हुए जो ज्यादातर खर्चे थे वो डैम, सिंचाई परियोजना, नदियों को किस तरह से जोड़ा जाए, पानी की क्या व्यवस्था की जाए, और इसके साथ साथ कृषि में क्या तकनीकें लेके आ सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर था। ठीक है, पहली। लेकिन जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो हमने किस चीज को नकारा उस समय, किस चीज को इग्नोर किया, हमने किया मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को, यानी आधुनिक, हमने क्या किया, जो उद्योगों की तरफ हमें बढ़ना था वो हम कम बढ़े। अब इसके अंदर देखिए एक आपको मिलेगा, आपने पढ़ा भी होगा, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, इन दोनों के बीच में भी एक टसल रही है, एक छोटा सा डिस्प्यूट रहा है। ठीक है, डिस्प्यूट यानी कि डिस्प्यूट लाइक ऐसे नहीं कि मतलब उन लोग बीच में कोई झगड़ा, ये सिर्फ एक वैचारिक मतभेद इनके बीच में देखने को भी मिले।
कि गांधी जी का था सिंपल सा फंडा कि पहले हमें क्या करना है, गांवों को मजबूत करना है, ठीक है। यानी ग्रास रूट लेवल की बात करी है इन्होंने, ठीक है, जमीनी स्तर की बात करी कि पहले भाई गांवों को ठीक कर लेते हैं, शहर या आधुनिकरण तो हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन तो बाद में देखी जाएगी। जेएलएन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो रहे, तो उनका ध्यान था आधुनिक, वो चाह रहे थे कि उद्योगों की बात की जाए। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पहली बार जब बात की, यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो हम लेके आए, वो हम कृषि पर लेके आए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस औद्योगिकरण की तरफ ध्यान दिया। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि जब ये समय, पहले हमने कृषि देखा, फिर उद्योग देख लिया, फिर वापस से कृषि देख लिया, ठीक है। तो समझ में आने वाली बात यह है कि जो हमने कल बात करी थी कि अभी तक भारत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उद्योग को देखा जाए या कृषि को सुधारा जाए या किस क्षेत्र में ज्यादा काम दिया किया जाए या सेवा क्षेत्र को ठीक किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आके बन गया, और ये समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे, तो भारत अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू तो कम है हमारे पास में, राजस्व बोलते हैं जिसको, राजस्व तो कम बन रहा था, लेकिन हमें क्या करना था, सेवा करनी थी। यानी भारत सरकार जितने भी सेक्टर थे भारत के अंदर, उन सबको अपने ही कंट्रोल में रख के चाह रही थी कि इनके ऊपर किसी प्रकार का विदेशी अधिकार ना हो जाए, ना किसी विदेशी कंपनी को बहुत आसानी से भारत में आने देना चाह रही थी। तो ये रेवेन्यू कम हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो इसके कारण सीधा सीधा हमारा क्या बढ़ गया, उधार बढ़ गया। तो भारत में बोरोविंग बोलते हैं जिसको, बोरोविंग बहुत ज्यादा बढ़ती गई समय के साथ, ठीक। इस बीच में हमने ये भी देखा था कि इसके साथ साथ कि 1965, 62, 65 और 71, ये 3 समय ऐसे रहे जो भारत ने बड़े युद्ध का भी जो है, युद्धों का सामना भी किया। अब ऐसी स्थिति में अब भारतीय अर्थव्यवस्था का कमजोर होना बिल्कुल तय था कि यहाँ पे जब भारत 1965 में भी युद्ध देख रहा है, 62 में भी देख रहा है, 71 में भी देख रहा है, तो यहाँ पे जो भारत का राजस्व था वो सीधा सीधा युद्ध की ओर चला गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। इसमें एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि भारत सरकार ने क्यों विदेशी कंपनियों को आने नहीं, क्यों यहाँ पे निवेश नहीं करने दिया, कारण क्या रहा, इतनी कठोर पॉलिसी क्यों रखी। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग आजाद हुए 1947 में, ठीक है। तो 1947 में जब हम लोग आजाद होते हैं, तो अभी अभी तो हम लोग एक किसी के कंट्रोल से बाहर निकल के आए हैं, विदेशी शक्ति के अधिकार के नीचे से हम लोग निकल के आए हैं। तो क्यों हम लोग इस तरह का वापस एक रिस्क लें, क्योंकि ये डर सबके मन में था कि अगर वापस से इस तरह की कंपनियों को हम लोगों ने भारत में प्रवेश करने दिया, क्योंकि भारत अभी एक नवजात शिशु के समान ही था, नवजात यानी इन्फेंट, एक छोटे बच्चे के समान था, कि भाई अगर इसको सही पोषण सही समय पर नहीं दिया गया और गलत हाथों में चला गया, तो क्या ये वापस से गुलाम ना बन जाए, क्या ऐसी स्थितियां ना बन जाए। इस वजह से 47 के बाद में हम लोगों ने विदेशी जितनी भी कंपनियां थी उनको भारत में अगर निवेश करना है, तो उससे संबंधित जितने भी हम लोगों ने काम किए उसमें लाइसेंस, परमिट और कोटा, ये कल हम लोगों ने देखा था, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो उससे संबंधित हम लोगों ने नियम ज्यादा कड़क रखे, और यही हमारा एक कारण रहा कि विदेशी निवेश हमारे यहाँ पे कम आए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था कल यहाँ से कि जरूरत क्यों पड़ी हमारे यहाँ पे क्या थी। अब इसको एक्सप्लेनेशन के लिए ये है कि आप पुराना वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से कि फाइनेंशियल क्राइसिस, जरूरत क्यों पड़ी आर्थिक सुधार, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्थिक संकट जो है बड़ा हुआ, ठीक है। इसके साथ ही खाड़ी युद्ध की कल अपन ने बात कर ली थी, कुवैत, इराक, अमेरिका, ठीक है। उसके बारे में जो संदर्भ है अपनी पुरानी क्लास में है, आप देखिएगा। महंगाई चरम पर, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। अब ये जो इन्फ्लेशन लिखा हुआ है इसका एक सेपरेट टॉपिक है आपके RSSI सेकंड ग्रेड में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के बारे में या महंगाई के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन डिटेल क्लास में आ जाएगी, जब इसका प्रॉपर हम लोग टॉपिक चलाएंगे। अभी इसके लिए सिर्फ इतना समझिए कि उस समय भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, ठीक है। सकल राजकोषीय घाटा, कल अपन ने देखा था, राजकोष यानी सरकार का जो आय है
वो उसके खर्चे से कम है। तो इस वजह से सरकार के राजकोष में जो है बहुत घाटा देखने को मिल रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन यानी पब्लिक सेक्टर, ठीक है, तो ये कल का ही है, रिवीजन एक बार देख लेते हैं। और 1991 तक यानी जून के 1991 के महीने तक भारतीय विदेशी विनिमय केवल 2 सप्ताह के आयात कवरेज तक गिर गया था। जैसा कि अपन ने कल देखा था कि 14 दिन का सिर्फ हमारे पास पैसा है, ठीक है, आयात करने के लिए, क्योंकि आयात हमें मुख्यतः क्या करना है, या तो दवाइयां करनी है या तेल करना है, ठीक है, और बाकी और जो रिसोर्सेस है, ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ये सारे विदेशों से हम लोग मंगा रहे हैं। 14 दिन के बाद 15वें दिन हम क्या करेंगे हमें पता नहीं है, ठीक है। और इसमें एक रोचक बात यह है कि ये जो खबर थी ये भारत में अभी तक लोगों को पता नहीं थी। 1991 से पहले यानी 90 और 89 90 के आसपास भारत में लोगों को नहीं पता था, लेकिन सरकारों को पता था कि ये हालत है, ठीक है। 91 में ये थोड़ा सा जनता में, भारत में जनता के बीच में ये बात गई, और जनता की जब एक उथल पुथल देखी गई सरकार के द्वारा, तो सरकार ने निर्णय लिया कि इस चीज को जल्दी से जल्दी हमें सही करना है। और इसको सही करने के लिए एक बहुत शानदार अर्थशास्त्री को जो है वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वो सब आपको पता ही है कौन रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो भारतीय सरकार में मिश्रित अर्थव्यवस्था होने पर भी उनका झुकाव समाजवादी विचारधारा की ओर था। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है निजी और सरकारी दोनों जो क्षेत्र हैं मिलके काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाजवादी की ओर जो है झुकाव था। इस बारे में हम लोगों ने बात की। समाजवादी का मतलब ये है कि सरकार का थोड़ा सा कंट्रोल उसमें ज्यादा रहेगा, ठीक है। समाजवादी विचारधारा में सरकार तय करेगी कि किस तरह से काम किया जाए, सरकारी उद्योग किस तरह से चले, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो विचारधाराएं होती हैं अर्थव्यवस्था में जो हम लोग देखते हैं अक्सर, ठीक है, तो वो इस तरह से है। देखिए, कैपिटलिस्ट इसको बोलते हैं पूंजीवादी, पूंजीवादी। सोशलिस्ट को बोलते हैं समाजवादी, और मिक्स्ड को बोलते हैं मिश्रित, ठीक। अब मान लीजिए क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का नाम आया है, तो मैंने सोचा कि आपको ये पूंजीवादी और मिश्रित के बारे में ही पता होना चाहिए। तो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, समझने के लिए हम इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि वो अर्थव्यवस्थाएं जिनका पूरा जो ध्यान होता है, जिनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो इनके मेन टारगेट होते हैं, वो सिर्फ होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लाभ को ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए, ठीक है। तो ये इनका प्रथम उद्देश्य होगा, ठीक। तो उसके लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर नाम आता है सबसे ऊपर तो वो यूएसए का आता है, ठीक है। इसके अलावा डेनमार्क हो गए, स्वीडन हो गए, फिनलैंड हो गए, स्कॉटलैंड हो गए, ये सारी जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही गिनी जाती है। ये सारी जो अर्थव्यवस्था है, सारे देश हैं, पूंजीवादी विचारधारा को जो है ये सपोर्ट करते हैं। अब पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए अगर इतिहास में अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, तो जो हमारे अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, वो पूंजीवाद की बात करते हैं, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य क्या है, इनका फोकस किस पे होता है, प्रॉफिट पे, यानी फायदा, लाभ, ठीक। और ये किसके द्वारा जो ये संचालित होती है ऐसी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, यानी प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, निजीकरण के जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग, उनके द्वारा जो है ये संस्थाएं चलती हैं, उन्हीं के द्वारा वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। और जब ऐसी अर्थव्यवस्था चलती है तो उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि यूएसए में देखी जा सकती है, ठीक। दूसरी है सोशलिस्ट, समाजवाद। देखिए इसमें नाम ही सीधा सीधा क्या आ गया, समाज। समाज मतलब लोग, लोगों से बने, मिलके बनेगा समाज, ठीक है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें लोगों का जो है, लोगों के लिए पहले प्राथमिकता रखी जाएगी। यानी लोग कौन, लोग यानी जनता, यानी उस देश के निवासी, ठीक है। उनके लिए चाहे वो श्रमिक हो, महिला हो, पुरुष हो, अधिक पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, अशिक्षित हो, बेरोजगार हो, दिव्यांग हो, कुछ भी हो, ठीक है। जब कोई अर्थव्यवस्था इन लोगों को भी साथ में लेके चलती है, इन लोगों का भी भला सोचती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और उस वक्त यानी 1991 से पहले मिश्रित हमने क्यों बोला कि भाई भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ था। इसका कारण यह है, पूरी तरह मिश्रित तो था नहीं, थोड़ा बहुत तो मिश्रित था ही, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जैसे आपके टाटा हो गई, ठीक है, इस तरह के लोग तो काम कर ही रहे थे। और दूसरा कि बाहर से हम कुछ ना कुछ तो ले ही रहे थे, तेल वगैरह ये सब, ठीक। तो इस वजह से, लेकिन झुकाव कहाँ पे,
समाजवादी, कि भारत की जो सरकार है वही सब कंट्रोल कर रही थी कि भाई हम ऐसा ना हो कि यहाँ निजीकरण इतना बढ़ जाए कि सभी जो वर्ग हैं उनको बराबर जो है सहायता ना मिले या उन सबका विकास बराबर ना हो। ठीक है, तो इस तरह की जो विचारधारा होती है समाजवादी विचारधारा बोला जाता है। वर्तमान में ये चाइना में देखी जा रही है, लेकिन चाइना भी वर्तमान में तो चाइना जो है अभी मिश्रित की तरफ जा रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये चाइना की बात करता है। कार्ल मार्क्स जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स को ये माना जाता है कि ये लगभग छोटे वर्ग मजदूर इन लोगों का बारे में ज्यादा बोलने वाला, इनका भला चाहने वाला ही जो है कार्ल मार्क्स के जो है इसको माना जाता है। ठीक है, कंट्रोल कौन करेगा इसको? सरकार द्वारा होता है, गवर्नमेंट। ठीक है, फोकस किस पे होता है? वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर का मतलब समाज सेवा। ठीक है, सेवा के ऊपर इनका फोकस होता है समाजवादी विचारधारा का। ठीक है, कीमतें यहाँ पे कैसी होती हैं? यानी कीमतें यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो सामान की कीमतें होंगी वो थोड़ी कम होती हैं, लेकिन अगर कैपिटलिस्ट की बात करें, पूंजीवादी की बात करें, तो कीमत यहाँ पे ज्यादा होती है, हाई। ठीक है, अब आ जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, मिक्स्ड। मिक्स्ड में कौन है कि सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपको देखना है तो इंडिया, वर्तमान समय में भी। ठीक है, शानदार एग्जांपल है इंडिया। इसमें क्या होती है? कैपिटलिस्ट यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होगी जिसमें पूंजीवादी प्लस समाजवादी इन दोनों का बैलेंस हो। कैपिटल यानी पूंजीवादी और सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। ठीक है, इन दोनों का जब जोड़ होता है, दोनों मिलके काम करते हैं, यानी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों जब मिलके काम कर लेंगे पीपीपी मॉडल पर, ये पीपीपी मॉडल जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इस मॉडल पर जब ये काम करते हैं तो उसको बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें एक सरकार प्लस प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और निजी व्यक्ति दोनों काम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वही बात कि भाई हमें समस्या ये तो रही कि हमारी जो अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो रही है। ठीक है, तो लोन लेने यानी हमें पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। अब लोन लेने हम लोग कहाँ गए? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब यहाँ पे देखिए भारत को ऋण प्रदान किया आईएमएफ द्वारा किया गया, और कुछ सुधार करने के लिए भारत के सामने कुछ शर्तें रखी। अब ये आईएमएफ जो है शर्त रखेगा कि भाई तुम लोग जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हो उसको कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, चाहे टैक्स सिस्टम में बदलाव करना पड़े, चाहे वित्तीय क्षेत्र में, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र किसी को कैसा, जितने भी क्षेत्र है। ठीक है, उन सब के अंदर आपको बदलाव करने पड़ेंगे, अपने नियम और कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा अर्थव्यवस्था के अंदर, तभी हम लोग जो है आपको लोन देंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज देख लेते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोला जाता है इसको, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945। ठीक, इसकी स्थापना कहाँ हो रही है? 27 दिसंबर 1945 में। ठीक, 190 देश इसके सदस्य होते हैं अभी वर्तमान में। इसके 190 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है, 190 देश आईएमएफ के सदस्य हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ जी बिल्कुल है, भारत इसका सदस्य है। अब देखिए इसकी सदस्यता लेने के लिए होता क्या है? आईएमएफ के पास कैसे धन, तो कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं कि कहीं से आईएमएफ के पास पैसा आ रहा। आईएमएफ के पास पैसा जो जमा है वो है ही सदस्य देशों देशों का। ठीक है, यानी आईएमएफ एक शेयर देता है, सबको बोलता है भाई जिसके जितनी अर्थव्यवस्था है, जिस तरह का जो शेयर डालना चाहता है हमारे पास में दे सकता है। ठीक है, और जब जरूरत पड़े तो उस हिसाब से हम उसे लोन या उधार हम उसको दे देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक, लेकिन हम इसे सिंपली देखेंगे, एसडीआर का मामला आगे आएगा बैंकिंग सेक्टर में, उसमें देखा जाएगा। तो सबके यहाँ पे शेयर है। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ प्रतिशत पैसा यहाँ पे जमा है। तो देखना हमें यह है कि भारत का 2.44%, यानी प्रश्न कहीं देखने को मिल जाए आर्थिक सुधार के अंदर कि आईएमएफ के अंदर भारत के शेयर का यानी भारत का कितना प्रतिशत। ठीक है, तो 2.44% आपको याद रखना है, ये एक प्रश्न यहाँ पे बढ़िया है। ठीक, भारत कौन से नंबर पे आता है कि भाई अपने शेयर के अनुसार? ठीक है, तो 13वें नंबर पे आता है। ठीक, आईएमएफ में सबसे अधिक शेयर किस देश का है? तो वो यूएसए का है। ठीक है,
कुछ 47.1% के आसपास। ठीक है, तो भारत यहाँ पे 13वें नंबर पे, और भारत का हमें ये ध्यान रखना है कि प्रतिशत, तो आईएमएफ में पैसा देश डालते हैं, जमा रखते हैं, उसके अनुसार उनको उतना लोन मिलता है जिसका जितना प्रतिशत हो, तो 2.44% जो है भारत का है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आईएमएफ ने शर्त रखी और बोला कि भैया सुधार करो, तो हमने पूछा जी कहाँ कहाँ करें, किस किस क्षेत्र में करें, तो आईएमएफ ने बताया कि सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, औद्योगिक सुधार करने पड़ेंगे, वित्तीय सुधार करने पड़ेंगे, ठीक है, विदेशी क्षेत्र में सुधार करना पड़ेगा, अपने धन का अवमूल्यन करना पड़ेगा, यानी धन बोले तो मुद्रा का अवमूल्यन होता है। ठीक है, अब आपके जो भ्रष्टाचार है उसको कम करना पड़ेगा, प्रतिबंध कम करने पड़ेंगे और आयात कर को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, यानी औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। अब औद्योगिक क्षेत्र में सुधार का क्या मतलब है, देखिए औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार का सीधा सा मतलब है, सबसे पहले तो आपको ये जो आपने एलपीक्यू वाला मामला लगा रखा है, लाइसेंस परमिट और कोटा वाला, इसको खत्म करना। ठीक है, इसको एकदम निम्नतम लेके जाना है। ठीक है, सब चीजों पे लाइसेंस, सब चीजों पे परमिट और कोटे वाला जो नियम बना रखा है इसको कम करना है, एक। दूसरा, भारत में पहले 1991 से पहले कैपिटल गुड बोलते हैं जिसको, कैपिटल गुड यानी पूंजीगत, पूंजीगत वस्तु, ये भारत बाहर से नहीं मंगा सकता। ठीक है, यानी इनका आयात नहीं कर सकता। ठीक है, आयात नहीं कर सकता था किसका, पूंजीगत वस्तु। अब पूंजीगत वस्तुओं में होता क्या है कि मुख्यतः यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है टेक्निकल, टेक्निकल सिस्टम की। ठीक है, यानी आप बाहर से किसी भी तरह की बड़ी मशीनरी, बड़े कैपिटल गुड्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजें आयात नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपका मजबूत करना है, ऐसा अगर आईएमएफ ने बताया, तो आईएमएफ ने यही कहा कि आपको अगर अपना औद्योगिक क्षेत्र मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, ये टेक्निकल गुड यानी कैपिटल गुड्स को आपको अलाउ करना पड़ेगा, आपको आयात वाला जो सिस्टम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, किस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र को सुधारने के लिए। ठीक, अगला देखते हैं। तो उसमें मुख्यतः बात यही थी, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार क्या करना है, एक तो ये नियम बंद करने हैं और इसको टेक्निकल सिस्टम को आपको बाहर से लेके आना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म, वित्तीय सुधार। ठीक है, अब ये वित्तीय सुधार का तो मामला क्या है, वित्तीय सुधार के अंदर क्या देखेंगे, वित्तीय सुधार यानी बैंक, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, यानी बैंकिंग सिस्टम को आपको ठीक करना है, आरबीआई को आपको ठीक करना है। आरबीआई जिस तरह से जो है बैंकों के ऊपर एक नियम रखता है, कंट्रोल रखता है ना, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो मामले हैं, आपको बैंकिंग सेक्टर को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। यानी आईएमएफ जो आरबीआई जो है अब रेगुलेटर की तरह नहीं, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। इसको हम आगे पॉइंट आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म, विदेशी क्षेत्र में सुधार। देखिए इसके अंदर विदेशी क्षेत्र में सुधार से मतलब ये है, विदेशी क्षेत्र में सुधार, है ना। और आपको मैं बताऊं इसी समय कि भाई इस समय जो हमारे डॉलर 2014 तक हम लोग जब पहुंचेंगे ना यहां से, तब देखना डॉलर की वैल्यू क्या है और आज देखना डॉलर की वैल्यू क्या है, ये हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, जब धन का अवमूल्यन देखेंगे तब। ठीक, चलिए विदेशी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। अब ये विदेशी क्षेत्र का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि आपको क्या लेके आनी है, एफडीआई। ठीक है, यानी आप विदेशी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं उनको बाजार उपलब्ध करवाइए। ठीक है, या इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर एफडीआई की कमी है बहुत ज्यादा। जब आप विदेशी क्षेत्र को सुधारेंगे यानी विदेशी निवेश को आप आने देंगे
विदेशी निवेश आएगा तो यहाँ कंपनियां लगेंगी, यहाँ पे उद्योग लगेंगे, ठीक है। तो जब ये लोग आएंगे तो क्या लेके आएंगे? पैसे लेके आएंगे। किस रूप में लेके आएंगे? एफडीआई के रूप में लेके आएंगे और निवेश करेंगे भारत में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। यहां से प्रश्न आने की संभावना बनती है कि निम्न में से विदेशी क्षेत्र में सुधार के द्वारा क्या समझा जाता है? पहला एफडीआई, दूसरा एफओआई, तीसरा कुछ एक ऑप्शन आ जाएगा, चौथा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो विदेशी निवेश की या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अगर बात हो रही है तो सीधा सीधा है कि विदेशी क्षेत्र में सुधार की बात हो रही है, और विदेशी क्षेत्र में सुधार मतलब एफडीआई, ठीक है। ये अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आप इसको राइट कर देना कि आर्थिक सुधारों में के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है। और अगर वहां पे विदेशी क्षेत्र में सुधार या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाया गया, इस तरह से कोई स्टेटमेंट दिखे तो उसे हमें राइट करना है, ठीक है। आगे बात समझ में देखिए, नेक्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, ठीक है, धन का अवमूल्यन। अब देखते हैं क्या है जी ये धन का अवमूल्यन, ठीक है। धन का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन, ठीक है। इसको ठीक से लिख देता हूं, अवमूल्यन, ठीक। डिवैल्यूएशन का मतलब है कि कोई एक ऐसी मुद्रा है, कोई भी मुद्रा हो, उसकी वैल्यू कम करनी है, ठीक है, उसका अवमूल्यन कर देना है कि पहले ज्यादा थी उसे कम कर दो। क्या फायदा होगा कम करके? पहले तो अवमूल्यन समझ लेते हैं ये होता क्या है। मान लीजिए $1 में 50 रुपए, ठीक। पहले मैं लिख देता हूं, फिर $1 80 रुपए, ठीक। $1 80, ठीक है। देखिए ये है यूएसए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना ये है कि पहले ₹1 विदेशी कोई अमेरिका से भारत आता था, ₹1 खर्च करता था और 50 रुपए की चीज ले जाता था, ठीक। फिर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी कोई आया, वापिस से ₹1 खर्च किया, 70 रुपए की चीज ले गया। फिर उसके थोड़े टाइम बाद आया, ₹1 की चीज खरीदी, मतलब ₹1 लाया अपने यहाँ से, $1 80 रुपए की चीज जो है लेके चला गया। तो इसमें दिख तो ये रहा है कि पहले 50 रुपए थे, फिर 70 रुपए हो गए, फिर 80 रुपए हो गए। इस हिसाब से तो पैसा तो बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। पैसे की जो हमारी वैल्यू है, जो हमारे धन की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। यहाँ पे हम मजबूत थे कि वो ₹1 लेता था, लेके आता और अपना यहाँ से 50 का माल लेके चला जाता। अब वो ₹1 ही लेके आता है लेकिन 80 रुपए का माल ले जाता है, यानी हम सस्ते हो गए, इसलिए हमारा मटेरियल ज्यादा आ रहा है उसके पास में, ठीक है। तो इस वजह से धन का अवमूल्यन किया गया। अब इसमें हुआ तो हमारा रुपया कमजोर है ये, लेकिन इससे फायदा क्या है? फायदा ये है, मान लीजिए जापान और एक डेनमार्क और एक इंडिया, ठीक है। जापान, डेनमार्क और इंडिया, ठीक है। जापान में अमेरिका जापान जाता है, $1 खर्च करता है और उसे 30 रुपए का सामान मिलता है, ठीक। ₹1 देता है, 30 रुपए का सामान ले जाता है। डेनमार्क जाता है, $1 खर्च करता है, 25 रुपए का सामान मिलता है, ठीक। इंडिया जाता है, ₹1 का सामान
एक डॉलर खर्च करता है और 55 रुपए का सामान लेके जाता है। तो अमेरिका के लिए बाजार कौन सा बढ़िया होगा, जहां पे सस्ते में उसे बढ़िया चीज मिल रही हो? ठीक, इंडिया होगा, सिंपल सी बात है। वो यहाँ क्यों $1 खर्च करेगा अपना, वो यहाँ आएगा। अब जैसे ही हमारा अवमूल्यन होता है तो हमारा क्या बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है। हाँ, निर्यात, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। और जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, दूसरे देश हमारे यहाँ से बहुत सारा जो है मटेरियल ज्यादा लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, और पैसा भी क्या आएगा, जब विदेशी मुद्रा आएगी। ठीक है, अब विदेशी मुद्रा आएगी तो आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा, और जैसे ये भंडार हमारा बढ़ जाएगा तो हम भी दूसरे देशों के साथ व्यापार कर पाएंगे। दूसरे देशों से तकनीक हो गई, दवाइयां हो गई, या जो भी चाहिए वो चीजें हम खरीद पाएंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा चलती है वो डॉलर चलती है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से जो हमने डिवेल्युएशन किया, जो अवमूल्यन किया, उसका फायदा क्या होता है कि उस देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। दूसरे देशों को वो जो देश है सस्ता लगता है, वहां की मुद्रा कम है तो कम पैसे देंगे और माल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हमारा अवमूल्यन किया मुद्रा का। ठीक है, जैसे ही अवमूल्यन किया तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, और जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ गया तो पैसा बढ़ गया, यानी विदेशी मुद्रा बढ़ गई। और किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति जो देखनी हो मजबूत कितनी है, तो वो देखी जाती है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन रिजर्व। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, धन का अवमूल्यन किया। इससे क्या आता है, प्रश्न में मान लीजिए थोड़ा टेक्निकल अगर ये जाए तो ये पूछेगा आर्थिक सुधारों में धन के अवमूल्यन द्वारा क्या असर रहे। पहला, आयात बढ़ा, निर्यात बढ़ा, ये बढ़ा वो बढ़ा। सीधा सीधा है कि निर्यात बढ़ गया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। ठीक है, अब इससे और अंदर टेक्निकल जाएगा, आरएस वाला जैसे एग्जाम होते हैं, आरएस के एग्जाम होते हैं, उसमें कि निर्यात होने से क्या होता है, विदेशी ऑप्शन में आ जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, तो वो राइट कर देंगे। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा यहाँ पे जो है बढ़ गया। भ्रष्टाचार सिंपल सा है कि भाई यहाँ पे जो है भारत में सब सरकारी नौकरी में, सरकारी जो उपक्रम है उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा काम हो रहा नहीं है, और बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही है। कारण क्या था, करप्शन। ठीक है, तो इसको कम करना है। रिड्यूस रिस्ट्रिक्शन, यानी प्रतिबंधों को कम करना। ये प्रतिबंध की बात यहाँ पे किससे हो रही है, एलपीक्यू से हो रही है। ठीक है, लिबरलाइज एलपी, लाइसेंस परमिट कोटा, ये जो प्रतिबंध हम लोगों ने लगाए हैं इसको कम करना है। आयात कर बढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, देखो ये तो बेसिक सा है, ये भ्रष्टाचार कम करना, प्रतिबंध कम करना। टेक्निकल क्या है हमारे पास, ये आयात कर को बढ़ाया, धन का अवमूल्यन किया वित्तीय क्षेत्र में, ठीक है, विदेशी क्षेत्र में, ठीक है, और औद्योगिक सुधार। ठीक, ये 3-4 पॉइंट है जो समझ में आने चाहिए कि हमने सुधार किए तो कहाँ कहाँ किए। ठीक है, औद्योगिक सुधार यानी बाहर से हमें टेक्निकल जो गुड्स हैं, टेक्निकल यानी तकनीकी जितने भी हमें जो वस्तुएं हैं वो लेके आनी है, ऐसा हमें हमारा बाजार रखना है। विदेशी क्षेत्र में क्या है कि भाई हमें एफडीआई के रूप में जो है पैसा निवेश यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, अवमूल्यन देख ही लिया हमने कि किस धन का अवमूल्यन करने से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है। ठीक, भ्रष्टाचार पता ही है, ये आयात कर को बढ़ाना। देखिए इसको देख लेते हैं, आयात कर, आयात कर यानी इंपोर्ट टैक्स। ठीक है, इंपोर्ट टैक्स को क्या करना है, बढ़ाना। कुछ भी नहीं, अभी बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए मान लीजिए जर्मनी से सामान आया इंडिया में। ठीक, यहाँ पे कस्टम वाले खड़े हैं। ठीक, सामान यहाँ पे उतरेगा, फिर ये अंदर जाएगा और भारत के बाजार में जाएगा। ठीक, अब ये जर्मनी से सामान तो आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स देना है, जो इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, वो सरकार ने बढ़ा दी। ठीक, अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से पहली बात तो ये अपने दिमाग में आती है कि यार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा तो सामान मंगाएगा ही कौन। ऐसा नहीं है, सामान तो फिर भी आएगा। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो उससे फर्क क्या पड़ता है, जब हम आयात कर को बढ़ा देते हैं तो सरकार के पास एक तो टैक्स के रूप में राजस्व आ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, रेवेन्यू बोलते हैं जिसको, टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, एक तो ये बढ़े। दूसरा,
अगर कोई यहाँ पे इंपोर्ट टैक्स जब बढ़ता है तो बाहर से सामान जो आ रहा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक, जब कीमत बढ़ जाएगी तो भारत में जो छोटे खुद उद्योग, कुटीर उद्योग या जिस तरह के उद्योग लगे हुए हैं, इनके मुकाबले ये जो बाहर से मटेरियल आया इसकी कीमत बढ़ी हुई है, तो लोग अपने आप आकर्षित, ये जो भारतीय उद्योग जो होंगे, भारत के जो उद्योग होंगे, जो उपभोक्ता है वो भारत के उद्योग जितने हैं यहाँ इनका मटेरियल जो है बाजार में आने लगेगा, इनकी मांग बढ़ जाएगी और धीरे धीरे भारत का खुद के जो उद्योग हैं वो ऊपर ऊंचाई की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिस्टम होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि भारत के अंदर के उद्योगों को अगर विकसित करना है और इनकी मांग बढ़वानी है तो इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दो, ताकि बाहर से आने वाला माल महंगा होगा, अंदर वाला ठीक ठाक माल रहेगा और ये जो है उपभोक्ता के पास ज्यादा जाएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था सही होगी, मजबूत होगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से मजबूत की जा सकती है, ये भी एक तरीका है। तो आयात कर को बढ़ाना मतलब ये काम है, ठीक है, जो अपन ने अभी समझा। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। एफडीआई देखा, ठीक है, ये देखिए आईएमएफ देख लिया। ठीक, आईएमएफ की स्थापना कब हुई, कितने इसमें सदस्य हैं। ठीक, भारत इसके अंदर कौन से नंबर पर है, भाई 13वें नंबर पर है। भारत का प्रतिशत कितना है, 2.44% है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये देख लिया कि कितने प्रकार की जो है ये अर्थव्यवस्था होती है, टाइप ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार की है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, इसके बाद विदेशी क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, ये सारे हमने नियम इसके देख लिए, क्या क्या है, आयात कर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब एक चीज है कि देखिए डिवेल्युएशन ऑफ मनी कितनी बार हुआ भारत में, 3 बार हुआ। यानी मुद्रा का अवमूल्यन जब हम देख रहे थे ना, तो उसके अंदर 3 बार देखेंगे कि भाई जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, डिवेल्युएशन हुआ है। ये एक पॉइंट स्किप हो गया था, मैं बता देता हूं आपको। 1949 में, 66 में और 91 में। ठीक है, अगर कहीं प्रश्न में आ जाए कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया, जी 3 बार किया। कब कब किया, 1949, 1966 और 1991 में। ठीक है, ये जो है आप इसका भी जो है इसको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले तो ले लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि डिवेल्युएशन का क्या है, कैसे बनता है ये मामला। ठीक है, और वर्तमान समय में अगर अपन बात करें तो देखिए 2014 2013 में 54 रुपए जो थी हमारी मुद्रा की वैल्यू थी $1 के मुकाबले। ठीक है, 54 रुपए लगते थे, ठीक है, $1 के मुकाबले। 2014 में 62 रुपए हो गए और 2024 लगभग ये 83 रुपए के आसपास है। तो प्रश्न ये है, उत्तर आप देंगे कमेंट में कि मुद्रा की वैल्यू, हमारी मुद्रा का जो मूल्य है वो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 13 के मुकाबले बढ़ा है या घटा। ठीक है, बढ़ा है या घटा है, ये आपको कमेंट में आंसर देने हैं। ठीक है, क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन आप समझ चुके हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मुद्रा अगर मान लीजिए पहले अपनी 54 रुपए हुआ करती थी $1 के बराबर 2013 में, 14 में ये 62 आई, 24 में ये 83 गई। तो ये बताना है कि मुद्रा हमारी कमजोर हुई डॉलर के मुकाबले या मजबूत हुई, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और यहाँ पे एक देव पुरुष की सरकार। देव पुरुष मतलब जो ऊपर से आए हैं, मतलब अपनी तरह नहीं आए। ठीक है, उस तरह के किसी व्यक्ति की एक सरकार है। तो आपको देखना है कि मजबूती कहाँ थी पैसे में। ठीक है, डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा कमजोर कहाँ पे हुआ है, मजबूती की तो बात ही नहीं करेंगे वर्तमान में तो क्या मजबूती, लेकिन ये हमें बताना है कि कमजोर हुआ है कि क्या हुआ है। जो भी है आप कमेंट में बताएंगे इसको।
ठीक है, तो रिवीजन के तौर पे अपन ने जो भी देखा है या आज की क्लास जो भी देखी है तो उसको आप देखिएगा और इसका जवाब कमेंट में देना। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।